कुसुम, तुम अब जल्दी से जाकर स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। मैं तब तक तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है दीदी। उसके बाद कुसुम नहाने चली जाती है और पूर्णिमा जल्दी से अपनी बहन के लिए नाश्ता बनाती है। पूर्णिमा और कुसुम का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। पूर्णिमा को बहुत ही अच्छी सिलाई आती थी और वो सिलाई से ही अपने घर का खर्चा चलाती थी और उसी से वो अपनी बहन के स्कूल का फीस भी भरा करती थी। पूर्णिमा दीदी, ये लो, जमींदारनी जी ने ये सारे कपड़े आपको सिलने के लिए दिए हैं और हाँ, इस कपड़े का उन्होंने लहंगा बनाने को कहा है। दीदी, आपके हाथ के लहंगे का तो कोई जवाब ही नहीं। क्या कमाल का लहंगा सिलती हो तुम। दीदी, तुम्हें पता है अगले महीने मेरी शादी है। ये तो बहुत अच्छी बात है सुखिया। दीदी, मुझे भी अपनी शादी में आपके हाथ का सिला लहंगा पहनना है, लेकिन दीदी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बस इतनी सी बात, हम अपनी सुखिया के लिए फ्री में लहंगा बनाएंगे। क्या सच में दीदी? हाँ सुखिया। दीदी, आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। भगवान आपको खूब तरक्की दे। दीदी, जमींदारनी जी के कपड़े 2 दिन के अंदर सिल देना, मैं 2 दिन बाद इसे ले जाऊंगी। हाँ सुखिया, तुम निश्चिंत रहो, मैं सिल दूंगी। उसके बाद सुखिया वहाँ से चली जाती है। गाँव के सारे लोग पूर्णिमा से ही अपने कपड़े सिलाया करते थे, क्योंकि वो बहुत ही कम कीमत पर बहुत ही अच्छे कपड़े सिला करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अरे, इस मशीन को क्या हो गया? ये मशीन क्यों नहीं चल रही है? पूर्णिमा खुद से ही मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। अरे दीदी, क्या आप इस पुराने खटारे मशीन को डेली डेली सही करने के लिए बैठ जाती हो? अरे, आप जितनी देर में इसे ठीक करती हो, उतनी देर में आप न जाने कितने कपड़े सिल लोगी। दीदी, आप नया मशीन क्यों नहीं खरीद लेती? कुसुम, तू तो जानती है ना, सिलाई से मैं उतना ही कमा पाती हूँ जिससे सिर्फ हमारा गुजारा हो सके। अरे दीदी, ऐसे फ्री में और इतने कम कीमत पर लोगों के कपड़े सिलोगी तो यही होगा ना? आपको पता है, पड़ोस की आरती दीदी शहर से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके आई है और उन्होंने गांव के चौराहे पर ही अपना बुटीक खोला है। सारे लोग अब उनसे ही अपने कपड़े सिलवाते हैं, वो भी आपसे दुगने और तिगुने पैसों में। तभी उधर से शकुंतला काकी आती है। अरे पूर्णिमा, कहाँ हो? जी काकी, आइए बैठिए ना। अरे, बैठने उठने का समय नहीं है, तू बस जल्दी से मेरी बेटी का लहंगा दे दे। आज शाम को ही उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माफ कीजिएगा काकी, वो आपकी बेटी का लहंगा अभी सिला नहीं है। मैंने कपड़े काट कर रख लिए हैं, वो मेरी मशीन में थोड़ी सी दिक्कत है। मैं जल्दी ही अपनी मशीन ठीक करके इसे सिल दूंगी। क्या कहा? अरे, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैं अपनी बेटी का लहंगा तेरे पास सिलने के लिए ले आई। अब मेरी बेटी शाम को क्या पहनेगी? अरे, तेरी शादी नहीं हो रही तो इसका मतलब तू मेरी बेटी का भी शादी नहीं होने देगी। काकी, आप बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं? आपने कल ही तो मुझे रानी का लहंगा सिलने को दिया था। अब मेरी मशीन खराब हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो कह रही हूँ, मैं 1 घंटे के अंदर आपको लहंगा सिल कर दे दूंगी। रहने दे, मुझे तुमसे अब कोई लहंगा नहीं सिलवाना। मेरा लहंगा वापस कर। जब टाइम से सिलना नहीं होता तो कपड़े ही क्यों ले लेती है? इतना बोलकर काकी वहाँ से चली जाती है। देख लिया ना दीदी, आपकी नेकी का नतीजा। आप इन स्वार्थी लोगों के लिए कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब आपको इनकी जरूरत होगी तो कोई मदद करना तो दूर देखने तक नहीं आएगा। इसलिए दीदी, जवानी के हिसाब से चला करो। तो चिंता मत कर छोटी, सब ठीक हो जाएगा। माँ हमेशा कहती थी, जो लोगों की मदद करता है भगवान हमेशा उनकी मदद करता है। आपका कुछ नहीं हो सकता दीदी। काफी देर मशीन ठीक करने के बाद भी पूर्णिमा का मशीन ठीक नहीं होता। उसके बाद पूर्णिमा उस मशीन को लेकर उसे बनवाने बाजार जाती है। अरे बहन, ये मशीन अब किसी काम का नहीं है। इसे बनवाने से अच्छा तुम नया मशीन ही ले लो। अरे नहीं नहीं भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप इसी को ठीक कर दीजिए। अरे बहन जी, इसको सही कराने में कम से कम 3000 रुपए का खर्चा आएगा और 4-5 हजार में आपको नया मशीन मिल जाएगा। कोई बात नहीं भैया, आप ये मशीन मुझे दे दीजिए। उसके बाद पूर्णिमा उस मशीन को लेकर उदास मन से वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में किसी की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे, मैं यहाँ हूँ, इस झाड़ी के अंदर। प्लीज मेरी हेल्प करो, बचाओ। क्या ये इस तितली की आवाज है? पर ये तितली इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकती है? पूर्णिमा जल्दी से उस तितली को झाड़ी से निकाल देती है। तभी वो तितली अचानक से एक परी में बदल जाती
है। घबराओ नहीं पूर्णिमा, मैं परी लोक की तितली परी हूँ। मैं तितली बनकर पृथ्वी लोक का आनंद ले रही थी, तभी अचानक से मेरे पंख इस झाड़ी में फंस गया। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। अरे नहीं परी जी, ये तो मेरा फर्ज था। पूर्णिमा, तुम बहुत ही अच्छी हो। और ये क्या, ये तुम्हारे हाथ में खराब सी सिलाई मशीन क्या कर रही है? अच्छा, मैं समझ गई, तुम एक बहुत अच्छी दर्जी हो। ये लो पूर्णिमा, ये सोने और चांदी की जादुई सिलाई मशीन है। तुम इस सिलाई के ऊपर कपड़े रखकर जैसे ही बोलोगी सिलाई मशीन कपड़े सिल दो, तो मशीन अपने आप कपड़े सिलने लगेगी। और जैसे ही बोलोगी कि जादुई सिलाई मशीन रुक जाओ, तो ये मशीन रुक जाएगी। तुमने मेरी जान बचाई, तो ये उसी का तोहफा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। उसके बाद पूर्णिमा जादुई सोने चांदी की सिलाई मशीन को लेकर घर आ जाती है और अपनी बहन कुसुम को सारी बातें बताती है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब आपको पूरे दिन काम नहीं करना पड़ेगा। ये जादुई सिलाई मशीन अपने आप ही सारा काम कर दिया करेगी। हाँ छोटी, हे जादुई सोने चांदी की सिलाई मशीन, अब तुम इन सारे कपड़ों को जल्दी से सिल दो। तभी अपने आप ही सारे कपड़े सिलकर तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही उस दिन के बाद से पूर्णिमा अपने सारे कपड़े जादुई सिलाई मशीन की मदद से सिलने लगती है। और अब तो वो गरीब और बेसहारा लोगों के कपड़े फ्री में और बहुत ही कम दामों में सिलने लगती है, जिससे गांव के सभी लोग अब पूर्णिमा से ही अपने कपड़े सिलाने लगते हैं। अब तो आरती के बुटीक पर कोई भी अपना कपड़ा सिलाने नहीं जाता है। अरे सोनम, कहाँ जा रही हो? मैं तो पूर्णिमा दीदी को ये कपड़े देने जा रही हूँ। आरती, सोनम, पूर्णिमा को क्यों? लाओ, ये कपड़े मुझे दे दो, मैं तुझे इसका बहुत ही डिजाइनर सुंदर सा सूट सिलकर दे दूंगी। रहने दो आरती, तुम कितना भी अच्छा सिल लो, लेकिन पूर्णिमा दीदी के जैसा नहीं सिल पाओगी। उनके तो हाथों और सिलाई मशीन दोनों में जादू है। मैं तो उनसे ही अपने कपड़े सिलाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। आखिर इस पूर्णिमा की बच्ची के सिलाई मशीन में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो सभी लोग इसका ही गुणगान करते हैं? मुझे तो पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद आरती पूर्णिमा के घर पर नजर रखने लगती है। छोटी, आज तो बहुत सारे कपड़े सिलने के ऑर्डर मिले हैं। आप चिंता की क्या बात है दीदी, जादुई सोने चांदी की सिलाई मशीन है ना, उसे ऑर्डर दे दो और फिर देखो कमाल। ये जादुई सोने चांदी की सिलाई मशीन ये सारे कपड़े सिल दो, तभी अपने आप ही सिलाई मशीन चलने लगती है। वही आरती छुपकर खिड़की से ये सारा कुछ देख रही होती है। अच्छा, तो ये बात है, ये सब इस जादुई सिलाई मशीन की वजह से हो रहा है। अब मैं ये जादुई सिलाई मशीन ही चुरा लूंगी। आरती मौका देखकर रात को दोनों बहनों के सोने के बाद उसके घर में घुस जाती है और उसका जादुई सिलाई मशीन चुराने लगती है। तभी उसे जोरदार करंट का झटका लगता है। अरे हम मर गए थे, ये क्या हुआ? तभी पूर्णिमा और कुसुम की आंखें खुल जाती है। आरती, तुम इस वक्त यहाँ? तभी आरती पूर्णिमा को सारी बातें बताती है और अपने किए के लिए पूर्णिमा से माफी मांगती है। और वो उस दिन के बाद से कभी भी पूर्णिमा को परेशान नहीं करती। एक सुंदर से गांव में बबली नाम की लड़की अपनी चाची रजिया और चाचा मोहन के साथ रहती थी। कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से बबली अपनी चाची चाचा के घर पर ही रहती थी। बबली की चाची ने उसे अपने घर में जगह सिर्फ एक नौकरानी की दी थी, जबकि उसके चाचा उसे अपनी बेटी के बराबर ही मानते थे। रजिया बबली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो बबली को फटे पुराने कपड़े दिया करती थी और खाने के लिए बासी खाना। रजिया की भी एक अपनी बेटी थी जिसका नाम पायल था, लेकिन पायल में पूरे अपनी माँ के गुण थे। वो बहुत ही घमंडी थी। फिर एक दिन मोहन बबली और पायल के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आता है, जिसे देखकर रजिया बहुत गुस्सा होती है और वो बोलती है, आप इस मनहूस के लिए ड्रेस क्यों लेकर आई हो? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पायल की सारी ड्रेस इसी को दे दी थी। पैसे कोई पेट पर नहीं लगते जो आप इस मनहूस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो। इस मनहूस के लिए कपड़े लाने की क्या जरूरत थी? अरे रजिया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कितने समय बाद मैंने इसके लिए एक ड्रेस ला कर दी है और तुम उस पर भी गुस्सा कर रही हो। अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? एक एक पैसा कमाने में कितना समय लगता है, ये बात आपको समझ नहीं आती है क्या? तुम तो बिना सोचे समझे इतने पैसे खर्च कर देते हो। एक बात मैं बोल देती हूँ, अगर इस मनुष्य को इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहूँगी वैसे ही रहेगी।
जाऊंगी। चाचा चाची सही तो कह रही है, मेरे पास अभी पायल के पुराने बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, मैं वही पहन लूंगी। आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। पायल ये लो, ये कपड़े तुम ही अपने पास रख लो, मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए। और चाचा जी, आज के बाद आप मेरे लिए कुछ भी मत लाइएगा। आप मुझे अपने घर में रख रहे हो और 2 वक्त का खाना दे रहे हो, इतना ही मेरे लिए काफी है। इतना बोलकर बबली अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जब बबली कपड़े धोकर कुएं पर रख रही थी, तभी गलती से रजिया की बहुत महंगी साड़ी कुएं के अंदर गिर जाती है, जिसे देखकर बबली बहुत डर जाती है। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझसे चाची जी की साड़ी कुएं में कैसे गिर गई? अब चाची मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी और आज तो चाचा जी भी घर पर नहीं है। आज तो मुझे पिटने से कोई नहीं बचा सकता। अब मैं क्या करूं? मैं तो कुएं में जाकर साड़ी भी नहीं ला सकती। बबली के पीछे ही खड़ी रजिया बबली की सारी बातें सुन लेती है और फिर वो गुस्से में आकर बबली से कहती है, ओ मनहूस, तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी कुएं में गिरा दी। मुझे तो ये पहले से ही पता था कि तू हमारी अच्छी चीजों को देखकर बहुत जलती है। आज देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, और मैं भी देखती हूँ आज तुझे बचाने के लिए कौन आता है। अरे नहीं नहीं चाची जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो साड़ी मुझसे गलती से कुएं में गिर गई, मैंने जानबूझकर नहीं गिराई है। आप मुझे माफ कर दीजिए चाची। ऐसा बोलकर बबली रजिया के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन रजिया उसकी एक नहीं सुनती और उल्टा बबली को ही कुएं में धक्का दे देती है, जिससे बबली कुएं में गिर जाती है। तब रजिया बबली से कहती है, इस कुएं में ही रह। अगर तुझे मेरी ब्रांडेड साड़ी मिल जाए तो मुझे आवाज लगा देना, मैं तुझे रस्सी से खींचकर बाहर निकाल लूंगी। और अगर मेरी साड़ी ना मिले तो उसे कुएं में रहना और उसी में घुट घुट कर मर जाना। आई बात समझ में, मनहूस कहीं की। ऐसा बोलकर रजिया गुस्से से अपने घर चली जाती है और यहाँ दूसरी तरफ बबली कुएं के द्वारा किसी दूसरी ही दुनिया में पहुँच गई थी। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर वातावरण था, जगह जगह पर कलरफुल फूल लगे हुए थे, सुंदर सुंदर तितलियाँ थी और वहाँ पर ये सब देखकर बबली बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। चाची जी ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि कुएं के अंदर इतनी सुंदर दुनिया है, कितने सुंदर सुंदर फूल और तितलियाँ हैं। इतनी सुंदर जगह को देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया और मैं तो भूल ही गई। मैं तो यहाँ चाची जी की साड़ी ढूंढने आई हूँ। अगर मैं बिना चाची जी की साड़ी लिए घर गई तो चाची जी मुझे घर से निकाल देंगी। मुझे जल्दी से साड़ी ढूंढनी होगी, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक साड़ी दिख ही नहीं रही है। मैं आगे चलकर देखती हूँ। ऐसा बोलकर बबली साड़ी की खोज में आगे की ओर चल देती है। आगे चलते चलते बबली को एक छोटी सी कुटिया के आगे बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर बबली उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर तक ले जाती है और अच्छे से उसकी सेवा करती है। बबली उस बूढ़ी औरत के लिए स्वादिष्ट सा सूप बनाती थी और उसे जल्दी से स्वस्थ कर देती है। तभी कुछ ही दिनों में वो बूढ़ी औरत एकदम ठीक हो जाती है। वो बुढ़िया बबली से कहती है, बेटा, तुमने एक अनजान बुढ़िया की मदद की। तुम मेरी सेवा में दिन रात लगे रही। तुम्हारी मेहरबानी की वजह से मैं ठीक हो गई। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ बेटी कि तुम यहाँ किस लिए आई हो? दादी, आप ठीक हो गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे माता पिता बचपन से ही नहीं है। मैं अपने चाची चाचा के साथ रहती थी। चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। मजबूरी में मुझे उनके साथ ये सारे अत्याचार सहने पड़ते हैं और आज मुझसे उनकी साड़ी गलती से कुएं में गिर गई तो उन्होंने धक्का मारकर मुझे कुएं में ही गिरा दिया। मैं उन्हीं की साड़ी खोजने के लिए यहाँ आई हूँ। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ की कुछ खास चीजें दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर एक सोने और एक चांदी की जादुई नदी है। तुम उसे देखना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं दादी, मैं उसे क्यों नहीं देखना चाहूँगी। आप मुझे लेकर चलिए। ऐसा कहकर दादी बबली को जादुई नदियों के पास लेकर चलती है। इतनी सुंदर नज़ारे को देखकर बबली बहुत खुश हो जाती है। तब दादी कहती है, बेटा, तुम्हारे सामने जादुई 2 फ्रॉक सोने और चांदी की नदी है।
अगर तुम जैसे ही कोई भी एक जादुई सोने की फ्रॉक पहनोगी तो तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। तुम बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी लड़की बन जाओगी। और अगर तुम जैसे ही चांदी की नदी का फ्रॉक पहनोगी तो तुम्हारे पास ढेर सारे सोने, चांदी, हीरे, मोती आ जाएंगे। फिर तुम्हें कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। फिर तुम्हें पूरे जीवन कोई भी काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब तुम मुझे बताओ बेटा कि तुम्हें ढेर सारा सोना चाहिए या ज्ञान की बातें? दादी जी, मुझे ज्ञान चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। जब तक हम लोगों की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम लोगों के साथ सिर्फ ज्ञान ही रहता है, और धन तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाता है। आप मुझे ज्ञान दे दीजिए ताकि मैं अपना ये ज्ञान दूसरों को भी दे सकूं। बबली की इस उच्च विचार को सुनकर दादी बहुत खुश हो जाती है। तभी दादी सोने की नदी की एक फ्रॉक बबली को दे देती है। फ्रॉक पहनने के बाद बबली बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। वो फ्रॉक पूरी तरह से सोने की थी। बेटा, तुमने सोने की फ्रॉक की नदी चुनी है, इसलिए तुम अब अपने घर जा सकती हो। तुम एक बहुत अच्छी और ईमानदार लड़की हो। बेटा, तुम जानती हो यहाँ पर जब भी कोई आता है तो वो ज्यादातर चांदी की नदी को ही चुनता है, जिससे वो अपने घर कभी नहीं जा पाता। पर तुम अपने घर जा सकती हो बेटा। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी दादी बबली को उसके घर पर पहुंचा देती है। बबली को इतनी सुंदर ड्रेस में और उसके साथ ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और हीरे मोती को देखकर रजिया बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर वो बबली से कहती है, तेरे पास इतना सारा सोना कहाँ से आ गया? तू कहीं से चोरी कर आई है ना? तो तू मुझे जल्दी से बता दे। रजिया के पूछने पर बबली उसे सारा सच बता देती है, जिसे सुनकर रजिया बहुत खुश हो जाती है और फिर वो सोने के लालच में आ जाती है। और फिर रजिया अपनी बेटी को खूब सारा सोना चांदी लाने के लिए उसी कुएं में धक्का दे देती है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पायल ना तो उस बुढ़िया की मदद करती है, और जब वो बुढ़िया किसी तरीके से पायल को जब उस नदी के पास लेकर जाती है तो पायल वहाँ पर चांदी की नदी अपने लिए पसंद करती है। वो बूढ़ी औरत खूब जोर जोर से उस पर हंसती है और जैसे ही वो उसे चांदी की नदी की एक फ्रॉक निकाल कर देती है तब उसे बताती है अगर तुम सोने की फ्रॉक लेती तो तुम घर जा सकती थी, लेकिन तुमने चांदी की फ्रॉक ली है, इसलिए तुम घर नहीं जा सकती। तुम्हारे पास खूब सारा सोना चांदी हीरा मोती तो रहेगा, लेकिन तुम अपने घर कभी नहीं जा पाओगी। और यहाँ बहुत देर तक रजिया कुएं के पास बाहर खड़ी होकर पायल का इंतजार करती रहती है कि पायल अब आएगी और वो आकर मुझे बहुत सारा सोना चांदी देगी। लेकिन ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और पायल उस कुएं से कभी बाहर नहीं आती। रजिया को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। अब रजिया किसी भी चीज का कभी भी लालच नहीं करती और वो बबली को ही अपनी बेटी समझकर सुखी से पालती है और उसे हमेशा खुश रखती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।